Hey everyone, welcome back to Get Set. In this class, we are going to discuss about the central pillars of the Romantic Age. This is going to be a very beautiful lecture. ठीक है, अगर आप जो मेजर राइटर्स हैं, जो मेजर पोइट्स हैं रोमांटिक एज के, उनमें की डिफरेंस समझना चाहते हैं, उनके वर्क्स को थोड़ा ओवरव्यू आप हर वर्क का लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर कमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू यू. और इससे पहले भी हमने इंडियन लिटरेचर के प्रोमिनेंट ऑथर्स को भी इसी स्टाइल में कवर किया है कि बिल्कुल आपको एक स्टोरी लाइक फॉर्म में चीजें समझ आ जाए. सो फॉर लाइक पीडीएफ एंड एवरीथिंग यू कैन विजिट आवर ऐप ऑन द प्ले स्टोर which is like in this name, Get Set Classes, and you can access the PDFs also. Okay, so this is all about romantic age. अब रोमांटिक एज में जो राइटर्स थे, बेसिकली जो मेजर पोइट्स थे, उनके क्या नेम्स थे? लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स, पीबी शेले. तो उन सभी को हम इस मास्टर क्लास में कवर करेंगे. हम की डिफरेंस समझेंगे कि अच्छा वर्ड्सवर्थ उन बाकी सब पोइट से डिफरेंट कैसे हैं, और जो बाकी लोग हैं वो वर्ड्सवर्थ से कैसे डिफरेंट हैं. So this mega difference you're going to understand so that even you can deal with your objective and subjective questions. ठीक है, the contrasting questions which are in a trend in these days. Okay, so you can understand all of that. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की. अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, मतलब उनका नेचर को लेके ऐसे है, इज लाइक दिस. ठीक है, बहुत पर्सनल है उन्हें. ठीक है, वो नेचर को क्या करते हैं, उनके वर्क्स में आप एक सिंप्लिसिटी देखोगे, एक स्पिरिचुअल डेप्थ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको नेचर के साथ उनका. ठीक है, तो अगर आप खुश हैं तो वो आपको नेचर में एक ड्राइव के लिए लेकर जाएंगे. अगर आप उदास हैं तो भी वो आपको मतलब अपनी गाड़ी में बिठा के नेचर में लेके जाएंगे कि चलो वहां पे जाके रो लो. ठीक है, नेचर इज द ओनली थिंग वेर यू कैन लाइक योर पेंट अप इमोशंस कैन बी रिलीज्ड, एंड जो क्लिनजिंग होगी वो सब नेचर ही करेगा. तो वो नेचर को क्या मानते हैं? एज अ गाइड मानते हैं, एज अ फिलोसोफर, एज अ नर्स दैट कैन नर्स यू. ठीक है, एज अ टीचर दैट कैन टीच यू मेनी थिंग्स. ठीक है, तो अल्टीमेटली ही इज द पॉइंट ऑफ नेचर, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. ठीक है, तो ये सब हमने देखा अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ. अगर हम बात करते हैं शैली की, तो जो शैले हैं वो थोड़े से रेडिकल हैं और थोड़े पॉलिटिकली ड्रिवन है. आप उनके वर्क्स में देखोगे कि वो नेचर के सिंबल्स यूज करके नेचर को मतलब एक स्पिरिचुअल गाइड, मतलब इस तरह से बहुत जेंटल नहीं मानते हैं, बल्कि नेचर की पावर्स को थोड़ी फियर्स मानते हैं, थोड़ी डायनेमिक मानते हैं, जिनसे अगर हम पोइट्री लिखते हैं नेचर को मतलब एज अ थीम, तो जो पोइट है वो रेवोल्यूशन ला सकता है, वो एक मतलब एक क्रांति ला सकता है इफ द पोइट इज लाइक इन्वॉल्विंग नेचर एज अ थीम, दैट टू इन इट्स फियरेस्ट मूव. तो जो पीबी शैले हैं वो एक रेवोल्यूशनरी पोइट है, और वो कहते हैं और वो मानते हैं दैट पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो थॉमस लव पिकॉक के भी कुछ चार्जेस थे उन पे, है ना, उनके अगेंस्ट भी उन्होंने लाइक डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था. तो वो सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. आपको क्लियर पिक्चर देने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा. एंड इसी वजह से आई नो लाइक आवर कम्युनिटी इज एक्सपैंडिंग. ठीक है, वी आर गेटिंग टू मेनी कॉल्स दीज डेज बिकॉज लिटरेचर एज अ रेवोल्यूशन इज हियर ऑन यूट्यूब. ठीक है, बहुत इजीली समझ आएगा, कोई भी हिडन things you'll not find here. And if something is clear to me, I'll bring it, like I'll make it clearer to you. Okay, Albert Einstein का एक quote है, if I'm able to remember it, अभी याद नहीं आ रहा है, but I'll tell you in some video. Okay, that if I know it well, then like you know it well, I can make you understand it well. I used to write in my diary, okay, like years back, but it always inspires me कि अगर मुझे आता है तो मानो आपको भी आता है, कि मेरे अंदर इतना है that I will explain you. ठीक है, अगर मुझे ही नहीं आता है then I cannot explain you.
ठीक है। हाउएवर हमारा सब्जेक्ट है लिटरेचर, उसमें इनएक्यूरेसीज 100% पॉसिबल हैं, बट आई ट्राई टू ब्रिंग यू लाइक एज मच एज कॉन्टेंट मैं आपको दूँ दैट इज एक्यूरेट, okay, but still there is a scope for inaccuracies which you can cross check. Okay, so now we will talk about Coleridge. जो Coleridge हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेस करते हैं ऑन मिस्टीरियस थिंग, वो नेचर में मिस्ट्रीज ढूंढते हैं, ठीक है। मिस्ट्रीज के साथ साथ वो नेचर में क्या करते हैं, नेचर को मतलब नेचर से इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन थ्योरी को भी वो प्रपोज करते हैं अपने वर्क्स में, ठीक है। और फिर वो बताते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होती है, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ पोएट, है ना, विच मेक हिम इवन ग्रैंड। किस तरह से जो है वो अपनी सेकेंडरी इमेजिनेशन को पॉइंट यूज करके ग्रैंडेस्ट वर्क लिख सकता है ना। तो उस तरह के जो है नोशंस ये रखते हैं, और इनके में आपको ना थोड़ा डार्क मिस्ट्रीज दिखेंगी, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखेंगे इन कॉलरिड्स वर्क्स, ओके, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है ओपियम लेते थे, ठीक है, एंड उनके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स उनकी हेल्थ पे भी दिखते थे, और ओपियम इंड्यूस्ड डिवीजन में ही उन्होंने कुबला खान भी लिखी, ठीक है। देन वी हैव जॉन कीट्स। अब जो जॉन कीट्स है, ही इज़ द पॉइंट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी एंड ट्रुथ। सिर्फ ब्यूटी एंड ट्रुथ उनके लिए सुप्रीम है, इन्हीं पावर्स को जो है वो सबसे ज़्यादा अपलॉड करते हैं अपने वर्क्स में, ठीक है। एंड ब्यूटी एंड ट्रांजिएंस जैसे थीम, इमेजरी बहुत ज़्यादा आपको जॉन कीट्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, और ब्यूटी को ही मतलब सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस में रखा है। नाउ वी विल स्टार्ट विद पीबी शेले। तो एज यू कैन सी दिस इज द इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये लिरिक प्रॉफिट ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है, स्टैंड्स अमंग द मोस्ट रिनाउंड रोमांटिक पोइट्स नोन फॉर द थीम्स ऑफ फ्रीडम, नेचर, रेबिलियन, लव एंड ह्यूमन रेन्यूअल। इस तरह की थीम्स जो हैं पीबी शेले डील करते हैं। इनका जो स्टाइल है वो थोड़ा म्यूजिकल लिरिसिज्म है विद विजनरी इमेजिनेशन, ठीक है। अब इन पे आप नोट्स में देखोगे आपको हर चीज मिल रही है, पहले पॉइंट के बारे में फटाफट से बताया है, फिर साथ में उनकी थीम्स भी जल्दी से बताई हैं, बिकॉज इतना टाइम बच्चों के पास सब्जेक्टिव एग्जाम्स में नहीं होता है दैट दे विल राइट अननेसेसरी लाइन्स और स्टोरीज। सो आंसर्स आर टू द पॉइंट। यू कैन ऑल्सो लाइक थोड़ा बहुत चेंज आप करना चाहें, यू कैन डू इट सो दैट नॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट द सेम आंसर्स, ठीक है, यू कैन मोल्ड इट अकॉर्डिंगली। As Matthew Arnold said that Shelley is a beautiful and ineffectual angel, तो ये एक कोट भी आ गया है जो दूसरे ऑथर ने इनके बारे में बोला है। तो इनको कोई ऐसा लिटरेरी अवार्ड नहीं मिला है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, बट इसके इनके मास्टर पीसेस हैं जो बहुत लाइक हाईली अपलोडेड हैं, विच डिफाइन हिज इमॉर्टल लिगेसी। ऑलराइट, नाउ विल डील हिज मेजर वर्क्स। Ode to the West Wind. Now he is talking about wind. Wind क्या है? It's an element of nature. तो हमें पता ही है कि आज जो सेशन है वो तो सारा नेचर एंड पॉइंट्स पे है ना, हु आर हाई एडमायरर्स ऑफ नेचर। तो आप देखोगे कि इसमें जो शैले हैं वो विंड को एक प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेचर और पोइट्री मिलके एक रेवोल्यूशन ला सकते। तो क्या विंड, लाइक इफ आई एम प्रेइंग यू, यू आर लाइक अ फोर्स एंड आप मतलब जहाँ से भी गुजरती हैं वहाँ अपना जो है एक ऑरा स्प्रेड करते हो, तो उसी तरह से जैसे लाइक द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम हियर टू देयर, एंड सिमिलरली along with the wind wants to flow, like the wind is passing, no, so the wind is blowing basically, so the poet also wants to blow with the wind and spread his ideas. He wants to become its lyre, lyre, okay, वो एक फ्लूट है ना, एक इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता है विंड का, और उस तरह से वो अपने आइडियाज कन्वे करना चाहता है। तो फटाफट से, क्योंकि हमें बहुत सारे वर्क्स डील करने हैं, तो मैं फटाफट से आपको बताती हूँ कि इट्स अ पैशनेट प्रेयर बेसिकली एड्रेस टू पावरफुल वेस्ट विंड, ठीक है, सिंबलाइजिंग जो रेवोल्यूशन, फ्रीडम, डिस्ट्रक्शन लाती है, रेन्यूअल लाती है, रीबर्थ लाती है। सो द विंड बिकम्स अ फोर्स, साथ में वो रेन्यूअल के साथ साथ डिस्ट्रॉय भी करती है चीजों को, डिस्ट्रॉय करती है पुरानी चीजों को, एंड प्रिपेयर्स फॉर द न्यू बिगिनिंग्स।
तो ये विंड जो है सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करती है, ये न्यू बिगिनिंग्स भी लेकर आती है। ठीक है, तो उसी तरह से एक रिलेशन, एक पैरेललिज्म बनाया जा सकता है कि जैसे द ओल्ड मेथड डाइज यील्डिंग वे टू न्यू, है ना। तो उसी तरह से आप देखोगे जैसे खुशी आती है तो गम भी आता है, गम आता है तो खुशी भी आती है। तो उस तरह का नोशन जो है इस वर्क का आपको मिलेगा। नाउ द की सिंबल, यहाँ पे सिंबल है वेस्ट विंड खुद ही, और द लाइन ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, if joy comes can sorrow be far behind, if sorrow comes can joy be far behind, है ना। तो सभी सीजन्स को ये अपलॉड कर रहे हैं और इटर्नल होप है इवन आफ्टर सफरिंग, ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई दुख आता है तो डू नॉट टेक इट लाइक टू मच एंड लाइक एक बहुत ज्यादा दुख आप सेलिब्रेट ना करें, क्योंकि एक दुख के बाद ही आपको एक खुशी का भी अनुभव होगा। ठीक है, सो दीज आर लाइक ट्रांजिटरी। नाउ इंपॉर्टेंट मोटिव्स जो है इसमें, फॉलिंग लीव्स हैं, स्टॉर्मी सीज दिखने को मिलेंगे इनके वर्क में, चेंजिंग सीजन्स हैं, है ना। तो आप देखोगे ये थोड़ा फियर्स है, ये थोड़ा नेगेटिव नोट पे है। चेंजिंग सीजन्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि रीबर्थ भी होता है चीज़ों का। ठीक है, नेचर की जो है एक साइकिल है। ठीक है, अब पोइट क्या कह रहे हैं, द पोइट वांटिंग टू बिकम द विंड्स लायर, कि मैं तुम्हारा एक म्यूजिक मतलब एक टूल बन जाना चाहता हूं जिसके थ्रू व्हेन यू विल ब्लो आई विल सिंग माय आइडियाज ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाई शेली इज इन्वोकिंग द विंड एंड हिज डिजायर फॉर पोइटिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक क्रांति जो है लाना चाहता। नाउ जो सेकेंड वर्क है दैट इज टू अ स्काईलार्क। यहाँ पे आप सबसे पहले समझ लें कि जो स्काईलार्क है वो बेसिकली एक बर्ड है। ठीक है, अब जो वो बर्ड है उसमें आप देखोगे कि वो जितना ऊपर उड़ती है उतना जो नीचे सफरिंग रह जाती है उससे दूर रहती है। जितना ऊपर वो उड़ती है उतना लाइक इट इज अवे फ्रॉम द सफरिंग्स, द अर्थली सोरोज, क्योंकि उसको वो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मिलता जाता है। हर हाइट, फ्लाइट, ना, इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। तो वो बेसिकली प्योर जॉय का सिंबल है ना। वो उसको जो खुशी मिलती है और स्काईलार्क को देख के जो पोएट को खुशी मिलती है, उन सब नोशंस पे जो है ये वर्क लिखा गया है। उसको एक हेवनली इंस्पिरेशन बताया गया है और आइडियल ब्यूटी भी इस बर्ड को शेले कहते हैं। द फेमस ओपनिंग लाइन इज हेल टू दी ब्लीड स्पिरिट, तो एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस बर्ड को। ठीक है, और स्काईलार्क को एज मोर स्पिरिट देन अ बर्ड, यू आर नॉट ओनली अ बर्ड रादर यू आर अ स्पिरिट। ओके, तो ये वाले नोशंस हैं, मोटिव्स हैं इसके अंदर। ठीक है, स्काईलार्क की फ्रीडम फ्रॉम अर्थली सोरो एज आई टोल्ड यू। ठीक है, अब शैली जो है इस बर्ड को पॉइंट से कंपेयर कर। ठीक है, अब जैसे कि बर्ड है और पोइट है, तो वो बर्ड तो ऊपर उठती है, उसी तरह से जो पोएट होते हैं उनके वर्क्स में भी एक लेवल ऑफ परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वो लोगों को दे पाते हैं। जितना हाइट, लाइट, म्यूजिक और लाइट वो अपने वर्क्स में डालते हैं उतना परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं। तो आप देखोगे बर्ड को वो बर्ड टू अ पोइट, बर्ड को पोइट भी बोलते हैं, मेडन भी बोलते हैं, ग्लो वॉर्म भी बोलते हैं, रोज भी बोलते हैं। इतने कंपैरिजन उस बर्ड के साथ करते हैं। ओके, देन तो स्काईलार्क यहाँ पे देखो क्वेश्चन, आप एक चीज देखोगे, वॉट एवर कंटेंट आई एम टीचिंग यू वो मतलब पार्ट्स में आता है आपके पास, लेकिन एक कंप्लीट आइडिया आपको चीजों का देकर जाता है। राइट, तो जैसे यहाँ पे अब की मीनिंग भी आ गया है इस वर्क का कि व्हाई डज दिस, क्या पढ़ाता है, व्हाट डज द स्काईलार्क टीच शेले। ठीक है, तो स्काईलार्क क्या पढ़ाता है कि द बर्ड्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस अनमिक्स्ड जॉय, समथिंग ह्यूमंस नेवर फुली अचीव। ठीक है, अनमिक्स्ड जॉय का मतलब द अल्टीमेट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ह्यूमंस को अगर कोई खुशी मिल भी जाती है ना, तो भी उस खुशी को एंजॉय करने की जगह वो अपने पुराने किसी गम को याद करेंगे और फिर उस खुशी को थोड़ा सा पॉल्यूट कर देंगे। तो दे कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस एंड इट्स वेरी नेचुरल, है ना। बट यहाँ पे पॉइंट इस तरह का बोलता है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो, और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों से तो गुरु दक्षिणा के रूप में ही सही, यू शुड हिट अ लाइक फॉर द वीडियो, यू शुड ऑल्सो कॉमेंट सो दैट आपके लिए फ्री कंटेंट इसी तरह से आता रहे। ठीक है, सो लिटरेचर मेड इजी ओनली ऑन गेट सेट।
ठीक है, तो ये जो मीनिंग है ना, ये आपको देखने को मिलेगा इन टू द स्काईलार्क। अब जो एडोनिस है, एडोनिस जो है एवरीबडी नोज कि जैसे कि ये कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, पीबी शेले एंड जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स पास्ड अवे एंड इट वाज रिटन एज एन एलिजी ऑन हिज डेथ। ठीक है, नाउ इट ब्लेंड्स ग्रीफ विद स्पिरिचुअल कंफर्ट। ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि कैसे मतलब पोर्ट जो हैं वो पहले एक ग्रीफ जाहिर करते हैं, एक उदासी जो है व्यक्त करते हैं कि जॉन कीट्स इज नो मोर एंड दिस एंड दैट, लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ही इज नाउ समवेयर वेयर ही विल बी इटर्नली देयर, राइट? सो दिस इज द थिंग नाउ, स्पिरिचुअल कंफर्ट शोइंग कीट्स बिकमिंग वन विद नेचर। भले ही वो यहाँ से चले गए हैं बट वो नेचर के साथ एक हो गए हैं, है ना? तो एक पॉजिटिव सा भी जो है ना एक एम्बियंस जो है शैले ने इस पोम में क्रिएट किया है। ठीक है, हमें जल्दी जल्दी से वर्क्स को कवर करना होगा बिकॉज आई हैव ब्रॉट यू मेनी मेनी वर्क्स, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। ठीक है, सिंबल्स क्या है इसमें? फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स मॉर्निंग कर रहे हैं, स्टार्स इटर्निटी शो कर रहे हैं। ठीक है, लाइट जो है वो स्पिरिचुअल ट्रुथ दिखा रही है, और एक मेमोरेबल सीन है, गैदरिंग ऑफ पर्सोनिफाइड मॉर्नर्स सच एज ग्रीफ, ड्रीम्स, फेम। ये सब के सब क्या करते हैं? जॉन कीट्स की डेथ को मॉर्न करते हैं। तो इनको क्या किया है? इनको पर्सोनिफाई कर दिया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रोमांटिक राइटर्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एन एक्चुअल पोएट। ठीक है, कि ग्रीफ, उदासी, सपने, फेम, इतना फेम, नेम, ये सब आकर जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसको? जॉन कीट्स को। ठीक है, तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। देन द पोम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस, ये सब थीम्स इस वर्क में आपको देखने को मिलेंगी। अब शैले खुद को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, थोड़ा दुख से बाहर कैसे आते हैं? दैट ट्रू पोइट्स जॉइन अ डिवाइन ब्रदरहुड एंड शाइन इन डेथ। ऐसा नोशन वो देते हैं कि जो सच्चे पोइट्स होते हैं ना, वो अल्टीमेटली मतलब दे शाइन इन डेथ। ठीक है, और वो एक डिवाइन सा एक भाईचारा जाके बाद में निभाते हैं, और दिस इज हाउ लाइक दे आर यूनाइटेड एंड दे शाइन टुगेदर इवन आफ्टर दे आर नो मोर। देन ठीक है, तो ये मैसेज वगैरह आप देख लेना। प्रोमेथियस अनबाउंड में क्या है? एज यू नो, प्रोमेथियस एक ग्रीक मिथ था। इसमें ग्रीक मिथ में क्या था? लाइक प्रोमेथियस हैड एन इंक्लिनेशन फॉर मैनकाइंड। ठीक है, वो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता था उनको, लाइक द सिविलाइजेशन एंड लाइक मैनकाइंड। काफी काफी ज्यादा मतलब अटैच्ड थे वो मैनकाइंड से। तो उन्होंने क्या किया? ही हैड रॉयल कनेक्शंस। ठीक है, तो जो हेवनली चीज़ें होती हैं ना, मतलब लाइक द डीटीज एंड ऑल, वहाँ से वो फायर लेकर आए, आग लेकर आए, और लाके मैन सिविलाइजेशन को दे दी कि अब आप लोग यू कैन एक्सपैंड योर सिविलाइजेशन। ठीक है, फायर कैन बी अ ग्रेट ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यू एंड फॉर लाइक अपग्रेडिंग योर सिविलाइजेशन। बट दिस थिंग वॉज नॉट लाइक्ड बाय द ग्रीक गॉड। मतलब जो ये थे ना, ये टाइटन थे। कौन थे ये? प्रोमेथियस। प्रोमेथियस वाज अ टाइटन बेसिकली। तो जो जुपिटर थे, है ना, बेसिकली जिनको जुपिटर कहा जाता है, जो जेउस वाला कनेक्शन है, तो जुपिटर गॉट एंग्री कि ऐसा क्यों किया। तो जुपिटर ने क्या किया? प्रोमेथियस को एक चट्टान के साथ लाइक ही टाइड हिम विद इट, जहां पर डेली लाइक सम बर्ड लाइक पर्टिकुलरली ईगल आके उनका लिवर खाता था, और दिन पे दिन वो वीक होते जा रहे थे, लेकिन उनका लिवर रीग्रो कर रहा था। तो अल्टीमेटली एक सफरिंग थी। ठीक है, बट प्रोमेथियस वाज सो काइंड टू लाइक मेन एंड सिविलाइजेशन। सो एक वो रेफरेंस आप देखो कि एक इटर्नल सफरिंग जो है प्रोमेथियस को झेलनी पड़ी जस्ट टू हेल्प अस ग्रो, है ना। तो उस तरह का नोशन है दैट ही स्टोल फायर फ्रॉम हेवन एंड गेव इट टू मेन एंड थिंग्स एक्सपैंडेड। ठीक है, तो ये प्रोमेथियस को यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहे हैं बीबी शेले कि आपने हमारे लिए जो किया वो बहुत बड़ा टास्क था। So Shelley recreates the Greek myth of Prometheus but transforms it into a poem about freedom, forgiveness and moral courage and human liberation. अब यहाँ पे forgiveness का जो concept है वो ये है कि प्रोमेथियस ने जुपिटर से कोई बदला नहीं लिया, rather उनको forgive कर दिया।
जबकि उन्होंने उन पे अत्याचार किया था, लेकिन प्रोमेथियस ने उनको भुला दिया था, ठीक है, he forgave him, ठीक है. So this was the basic idea behind this. Now Prometheus becomes a symbol of humanity suffering under tyranny, yet refusing to surrender. Important motifs include light versus darkness, love, inner transformation, and idealism. The poem's crucial scene is Prometheus' decision to forgive Jupiter, marking the triumph of moral strength over vengeance. है ना, कैसे नैतिक जो आपकी हिम्मत है वो बदले के खिलाफ जो है ज्यादा हायर लेवल पे रहती है, ठीक है. सो यू शुड फॉरगिव इंस्टेड ऑफ बदला लेने की जगह यू शुड फॉरगिव समवन, ओके. सो there are a few famous lines from the text. You can see, to suffer woes like sorrows, which hope thinks infinite, ठीक है. तो ऐसी मतलब चीजें सफर करना जो कभी भी खत्म नहीं होती, एंडलेस सफरिंग आपको देखने को मिलेगी. Why is this work called a lyrical drama of liberation? Because the downfall of Jupiter and the rise of a new world guided by love and harmony. This is the answer. Now we'll discuss about the cloud. अब जो क्लाउड है इसमें आप देखोगे ये एक नॉर्मल नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है. ये फर्स्ट पर्सन में है दिस पोम. लाइक द क्लाउड इटसेल्फ इज स्पीकिंग कि आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई. तो बेसिकली मैं आपको मतलब अपनी साइंस की बुक्स में, चलो अपनी साइंस के बुक्स में चले जाओ अभी के अभी, जो आप स्कूल टाइम पे पढ़ते थे, आप सभी ने पढ़ी होगी वाटर साइकिल, है ना. और जो आपने वाटर साइकिल पढ़ी थी उसमें आपने क्लाउड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ा होगा कि कैसे इवेपोरेशन होता है, कैसे मतलब फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज इवेपोरेशन के बाद चीजें क्लाउड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फिर बारिश आ जाती है, वापस पानी नीचे आ जाता है. तो ये जो साइकिल होती है ना, दिस इज वाई द क्लाउड इज सेइंग आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई. तो किसी ना किसी फॉर्म में तो जिंदा रहेगा, ठीक है. तो बेसिकली द क्लाउड में ये आइडिया है, मैंने आपको जल्दी से बता दिया है. लेट्स मूव ऑन, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है. तो क्लाउड इमॉर्टल है, तो यहाँ पे क्लाउड को प्रेज ही कर रहे हैं बेसिकली शेले, ठीक है. नाउ हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी. अब यहाँ पे जो शेले हैं वो ये बोल रहे हैं कि ब्यूटी जो होती है वो बेसिकली बाहरी सौंदर्यता, लाइक बाहरी सौंदर्य इज नॉट द एक्चुअल ब्यूटी, rather it's your inner beauty that brings a change, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है इट्स नॉट विजिबल, ओके, इट्स एन इनविजिबल फोर्स दैट कैन ब्रिंग सम एक्चुअल चेंज, ठीक है. द ब्यूटी ऑफ योर सोल. तो आप देखोगे इसमें ही प्रेजेस एन अनसीन स्पिरिचुअल पावर दैट ब्रिंग्स मीनिंग टू ह्यूमन लाइफ. जो आपके अंदर की सोच है, कितने शुद्ध आपके थॉट्स हैं, ऑल दैट इज द एक्चुअल ब्यूटी वन possesses, ठीक है. अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ओके. तो प्लीज सपोर्ट अस सो दैट वी कैन ब्रिंग यू इवन रिफाइंड कंटेंट, ओके. नाउ द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी रिप्रेजेंट्स ट्रुथ, मोरालिटी एंड इंस्पिरेशन, है ना. ये सब जो है ये चीजें देती हैं. नाउ शेली रिकॉल्स अ चाइल्डहुड मोमेंट. अब एक मोमेंट आ गया है शेली की लाइफ में व्हेन दिस मिस्टीरियस पावर कंफर्टेड हिम and gave him his life direction. Light, shadows and seasonal changes act as motifs showing how beauty appears and fades, है ना. लाइट होती है, फिर शेडो हो जाती है, फिर सीजन्स बदलते हैं, तो ब्यूटी आती है और चली जाती है ना, फेड हो जाती है. की आइडिया क्या है, दैट ह्यूमंस रॉन्गली वर्शिप फॉल्स गॉड्स. ये यहाँ पे की आइडिया है. while रियल डिवोशन बिलोंग्स टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, जो आपकी अंदर की समझ है, जो अंदर के भव्य आपके डिवाइन थॉट्स हैं, यू शुड वर्शिप देम इफ यू, बिकॉज यू कैन सेंस दैट यस दिस थॉट is a positive one and you should implement it. That's the actual beauty, ठीक है. Now next that we have is Mont Blanc. अब Mont Blanc में क्या है, ये एक फिर से एक फॉर्म ऑफ नेचर है. लाइक मॉन्ट ब्लैंक इज सम माउंटेन और सम स्मॉल माउंटेन या कोई हिल है पर्टिकुलरली, जिसके साथ साथ एक रिवर भी जा रही है, ठीक है. तो वो दिखा रही है एक चीज स्टैटिक है, एक चीज डायनेमिक है.
जो हिल या माउंटेन है, जो मॉन्ट ब्लैंक है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है वहां पे, क्योंकि वो वहीं पे स्टेडी है, खड़ी रहती है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वहीं पर बनी हुई है। बट जो रिवर साइड से फ्लो कर रही है, इट इज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, विच शोज दैट नथिंग इज परमानेंट। जस्ट ट्राई टू गेट द मैसेज ऑफ शैले है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि शैले ना कुछ फॉर्म ऑफ नेचर यूज करके रेवोल्यूशनरी आइडियाज लेकर आ रहे हैं, और उनके कुछ वर्क्स आएंगे जो पॉलिटिकल भी हैं, ठीक है, तो थोड़े पॉलिटिकली रेडिकली भी ड्रिवन थे, ठीक है। तो शैली का ये फिलोसॉफिकल मेडिटेशन है और नेचर्स इमेंस पावर। तो यहाँ पे जो माउंटेन है वो सिंबलाइज करती है कि वो हमेशा रहती है, साइलेंट रहती है आंधी तूफान में भी, और एक सुप्रीम अथॉरिटी है। जबकि जो रिवर है ना, वो कांस्टेंट मोशन में रहती है और चेंज को शो करती है। सो यू कैन रीड मोर हियर, बेसिकली यू गॉट द आइडिया। So a key scene describes the mountain rising like a throne, suggesting nature's dominance over human thought. ठीक है। हाँ, तो ये सिंबल है टाइमलेस ट्रुथ का। कौन? मॉन्ट ब्लैंक। जो माउंटेन है वो टाइमलेस ट्रुथ, जो हमेशा वहीं रहेगी, एक टाइमलेस ट्रुथ का एक सिंबल है, ठीक है। तो इज प्रेजिंग इट। द मास्क ऑफ एनार्की ऑल्सो। So guys, you also have your NET exams approaching, so we'll keep bringing sessions. So these sessions are equally useful for your TGT, PGT, जिस भी स्टेट का आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, जो जहाँ पर भी लाइक ऑफ कोर्स अब लिटरेचर आ गई है, NCERT जो है नहीं आती है आजकल, KVS NVS ने, MRS ने, इन सब ने भी अपना सिलेबस जो है रिडिफाइन किया है, ठीक है। तो लिटरेचर फोकस चीज़ें हैं, और इसीलिए ये एक इनिशिएटिव है दैट यू अंडरस्टैंड लिटरेचर बेटर without any hidden things, okay, so all this like without any layering. The mask of anarchy. अब anarchy क्या है? अराजकता होती है, which causes chaos and which causes like कुछ भी हो रहा है, okay. तो द मास्क, जो लोग इसका मास्क पहन लेते हैं, तो ये पॉलिटिकल वर्क जो है आपको इसका दिखेगा। ये शैली का एक ये पॉलिटिकल वर्क है, जिसमें ये बेसिकली पीटरलू मसाकर पे है ये, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब खून बहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड शेड एंड शेली कुड विटनेस इट, एंड which is why he wrote this poem, that he is against all this violence and all, and he tried to promote peace through his work, ओके। तो पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो थे वो इस वर्क में मारे गए थे, और उन्हीं को सपोर्ट करते हुए, उनकी तरफ एक सहानुभूति, एक एम्पैथी दिखाते हुए जो है मास्क ऑफ एनार्की लिखा गया था, ठीक है। तो आप देखोगे कि मर्डर, फ्रॉड, हिपोक्रेसी टू रिप्रेजेंट करप्ट रूलर्स, है ना। रूलर्स जो होते हैं वो खुद आगे नहीं आते हैं, बल्कि वो अपने मतलब इंस्ट्रक्ट करके, और जो फोर्सेस होती हैं उनको आगे करते हैं, और वो पीछे बैठ के जो है लाइक दे रूल फ्रॉम द थ्रोन, हाउएवर हु ब्लीड आर द लाइक द कॉमन पीपल, ठीक है, वो लोग। अ ड्रामेटिक सीन शोज अनार्की। यहाँ पे एक सीन भी है, राइडिंग लाइक अ किंग, है ना, एक किंग की तरह अनार्की जो है मतलब एक राइड कर रही है, जो सोशल कोलैप्स दिखा रही है ना, कि सब कुछ वो खत्म कर दे। तो यही मुखोटा है ऑफ अनार्की, ओके। सो दिस इज द वर्क, आई होप क्लैरिटी आर यू। नेक्स्ट, you are many, there are few, this is one of the important, okay. क्वीन मैप। अब क्वीन मैप क्यों है, क्या है, इसमें एक फेरी क्वीन है, क्वीन मैप, ठीक है, हु रिवील्स ट्रुथ अबाउट ऑपरेशन, रिलीजन एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें सिंबल्स हैं रीजन, एनलाइटनमेंट एंड रिफॉर्म। इंपॉर्टेंट सीन्स इंक्लूड मैप गाइडिंग लैंथेस सोल, ठीक है, लेंथ की सोल को वो गाइड कर रही है थ्रू टाइम टू एक्सपोज द क्रूएलिटी। तो यहाँ पे मतलब पॉलिटिकल इश्यूज को ही बेसिकली ये केटर कर रही है कि पॉवर्टी और एक्सप्लॉइटेशन किस तरह से जो है ख़त्म की जानी चाहिए, उस तरह से ये वर्क लिखा गया है। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। हाँ, क्वीन मैप इज कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी बिकॉज शी अटैक्स करप्शन एंड सुपरस्टिशन, ठीक है, और वो पॉवर्टी और एक्सप्लॉइटेशन को इरेडिकेट करना, इस तरह का ये वर्क है। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। एज आई टोल्ड यू कि शैले जो हैं वो पोइट्री को एज अ वेपन यूज करते हैं, ठीक है, और पोइट्स को अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स बताते हैं ऑफ द वर्ल्ड। सो
पोइट्री जो है उसको काफ़ी एक वाइटल, एक बहुत अहम ज़रूरत है, ऐसा बताते हैं, ठीक है। वाई पोइट्री इज़ वाइटल फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, ठीक है। अब शेली आर्ग्यूज दैट पोइट्री क्या क्रिएट करती है, एम्पैथी, इमेजिनेशन एंड मोरल ग्रोथ। हिज फेमस क्लेम दैट पोइट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स दैट पोइट्स शेप ह्यूमन वैल्यूज मोर पावरफुली देन लॉज, है ना। तो इवन हिस्ट्री को भी यहाँ पे लाइक बाईपास किया है और पोइट्स को अपलिफ्ट किया। He describes poetry as a light that spreads across history, motifs of fire, harmony, inspiration, ये सभी symbols हैं इस वर्क, ठीक है। बेसिकली इट्स एन essay, ठीक है। और आपको पता होगा कि थॉमस लव पिकअप ने जो है पोइट्री को बताया था दैट इट इज़ नो मोर इन फैशन, ठीक है। इट्स लाइक पोइट्री पे कुछ चार्जेस भी लगाए थे विच शेले लाइक डिफेंस करते हैं, डिफेंस ऑफ पोइट्री। ऐसे ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है, वहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि यूजीसी नेट में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। कुछ वर्क्स होते हैं, कुछ कुछ राइटर्स के पर्टिकुलर वर्क्स जो क्रिटिसिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऑल दैट वी विल डिस्कस इन क्रिटिसिज्म, ओके। नाउ सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनके बारे में हम बात करेंगे कि जो सैमुअल टेलर कॉलरिज थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ही वॉज लाइक इमेजिनेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते थे, सुपर नेचुरल को बहुत ज़्यादा मानते थे और मिस्ट्रीज जो है इनके वर्क्स में देखने को मिलते। तो बेसिकली ही वाज बोर्न इन 1772 and he passed away in 1834. So this was like his span, okay, this was his span of life. नाउ सैमुअल टेलर कॉलरिज जो थे ही वाज द विजार्ड, है ना, मतलब पूरे रोमांटिक इमेजिनेशन एकदम विजार्ड थे उसके, ही हैड इमेंस नॉलेज अबाउट इट, है ना, कि इमेजिनेशन कैन वर्क लाइक मैजिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो इनके वर्क में देखने को मिलेगा, इन बियोग्राफिया लिटरारिया, ठीक है, इनका एक वर्क है, यूल सी देयर। नाउ स्टैंड्स एज द सुप्रीम क्रिएटर ऑफ सुपर नेचुरल पोइट्री, डर मत जाना, थोड़ी सुपर नेचुरल लिखते हैं, ठीक है, बच्चों वाली सुपर नेचुरल लिखते हैं। वर्क पता होगा आपको, क्रिस्टबेल एंड ऑल कुछ वर्क्स हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से। नाउ इन इंग्लिश लिटरेचर वर्ड्सवर्थ कॉल्ड हिम द मोस्ट वंडरफुल पोइट ऑफ द एज, इन्हीं के कॉन्टेम्पररी ने इन्हीं को एक एक्लेमेशन दिया है। इस पोइट्री में क्या मिलता है, इमेजिनेशन, मिस्ट्री, ड्रीम्स, साइकोलॉजी, फेथ, सिंबॉलिज्म एंड डीप इमोशनल फिलॉसफी, ये सब भर भर के आपको सैमुअल टेलर कॉलरिज की पोइट्री में मिलेगा। तो ये जो है नेचर को क्या करते हैं, क्या करते हैं, नेचर को मिस्टिफाई करते हैं, और वर्ड्सवर्थ क्या करते थे, नेचर को प्रेज करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, ठीक है, लेकिन ये चीजों को, नेचर को मिस्टिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाउ दीज आर हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है इज द फर्स्ट वर्क दैट इज इन लिरिकल बैलेड्स व्हिच वाज कोलैबोरेटली डन विद विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। तो वो मैनिफेस्टो था आपका ऑफ, उसी ने इंट्रोड्यूस की थी, है ना, उसी ने एक प्रस्ताव रखा था रोमांटिक एज का इन 1798। बेसिकली तो चीज़ें 1793 में ही शुरू हो गई थी। आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। अभी हम देखेंगे इनके मेजर वर्क्स। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है इनका लाइक वन ऑफ द वेरी फेमस वर्क्स है विच इज अ पार्ट ऑफ द लिरिकल बैलेड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे एक नरेटर है, एंशिएंट मैरिनर, एक मतलब एक पुराना बूढ़ा सा एक मैरिनर है, और वो अपने जब वो मतलब अपनी ये सेलिंग करता था उस समय का एक किस्सा किसी को सुनाना चाहता है, ठीक है। देर इज अ वेडिंग, देर इज अ गेस्ट like who has attended a wedding, and the mariner stops the guest and lets him stay until he finishes telling him his story, until he finishes telling him what happened with him, an episode in his life during the time he used to sail on the ship, ठीक है। तो अब मैरिनर बता रहे हैं कि भाई हुआ, ऐसा हुआ कि द जर्नी ऑफ अ सेलर, बेसिकली एक सेलर है, ठीक, कॉज्ड फॉर किलिंग एन इनोसेंट एल्बेट्रोज, यहाँ पे एल्बेट्रोज क्या है, एक बर्ड है, ठीक है, और सेलर ने क्या किया, एल्बेट्रोज को शॉट कर दी, ठीक है, और उन लाइंस क्या यूज की, विद क्रॉस बो आई शॉट द एल्बेट्रोज,
द पोम शोज गलती की, उसने सिन किया तो सफरिंग हुई, ठीक है, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती को मान लिया। क्यों? क्योंकि उसकी जो शिप थी, नेचर ने इस तरह से उससे बदला लिया कि उसकी शिप आगे सेल ही नहीं कर पाई, स्टैंड स्टिल पे आ गई, ठीक है। तो मतलब जैसे ही एल्बेट्रोस को मारा गया, जैसे ही एक नेचर में एक नेचुरल एलिमेंट को जो है ही किल्ड, तो नेचर एज अ फोर्स लाइक रिट्रेटेड एंड रिबेल्ड, ठीक है, और सेलर को वहीं रोक दिया कि चलो तुम सेल करके दिखाओ। नो विंड, द विंड वॉज नॉट ब्लोइंग एंड अल्टीमेटली सम थिंग्स हैपेंड दैट वी कुड नॉट सेल। पानी पीने को भी नहीं मिला उनको, बिकॉज अल्टीमेटली पानी तो हर जगह था, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना। तो वो बहुत फेमस ही बच्चों वाली लाइन है जो हमें सभी को मालूम है। तो यही है कि जब वो शॉट करता है ना उसको, तो उसको एक गाइडेंस मिलती है कि देखो तुम सेल भी नहीं कर पा रहे हो, तुमने क्या किया था, एक एल्बेट्रोस को मारा था, तो आपको क्या है, आपको जो है यू हैव टू रिपेंट फॉर इट, ठीक है। और वो जो है सेलर रिपेंट करता है और वो अपनी गलती को मानता है, और नेचर जो है उसको थोड़ा लाइक फॉरगिव करता है, और वो फाइनली जो है सेल कर पाता है, ठीक है। तो ये हमें दिखेगा कि नेचर में जो है कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, हर चीज का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसी तरह से हमारी सोसाइटी में कोई भी स्ट्राटा, कोई भी लेयर ऑफ सोसाइटी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो मोटिव्स क्या है, गिल्ट हुआ उसको, पेनेंस हुआ, सुपर नेचुरल फोर्सेस आपको दिखी, मॉरल लो दिखा, ब्लेसिंग ऑफ नेचर दिखी बाद में, एंड रीबर्थ दिखी, ठीक है। तो उन्हें उसने अपनी गलती को माना, और एक वो भी है इसमें कोट आएगी, हाँ, he prayeth best who loveth best all things both great and small, चाहे कोई चीज बड़ी है छोटी है, you should love all of the things created by God, ठीक है। तो ये है इसका मोरल ओम का, दैट द मैसेज दैट लव फॉर ऑल क्रिएशन इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब हम कुबला खान देखते हैं। कुबला खान जो है ये एक विजनरी पोम है, ठीक है। आप देखोगे किस तरह से सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है ओपियम लेकर सो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मतलब उनको कुछ इश्यूज थे, सम हेल्थ इश्यूज, विच इज व्हाई ही यूज्ड टू टेक ओपियम एंड अदर थिंग्स, ठीक है। एंड इट यूज्ड टू लाइक टेक हिम समवेयर इन अ विजन, ओके, मतलब कुछ होता है, हाँ ऐसा हो रहा है, नहीं नहीं उससे भी ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो कुछ ऐसा होता है, डोंट नो एग्जैक्टली। और वो क्या करते हैं कि एक बहुत ही प्यारी सी फुल ऑफ इमेजरी जो है एक फ्रेगमेंट लेकर आते हैं, दिस इज अनफिनिश्ड क्योंकि वो नींद से जगा दिए गए थे, ठीक है। तो जितना भी उन्होंने लिखा बेहद खूबसूरत लिखा, और आप देखोगे इन ज़ानाडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री, इस तरह से जो है ये पोम स्टार्ट होती, ठीक है। So the poem presents a dazzling world of pleasure, danger, magic, mystery and imagination. The sacred river elf, इसमें elf है, और एक एब्जीनियन मेड का जिक्र होता है इसमें, मेजरलेस टू मैन, ये केवन्स हैं, ठीक है। मतलब कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ गुफाएं हैं, ठीक है, केव्स ऑफ आइस है यहाँ पर, एब्सीनियन मेड है, मतलब थोड़ा मिस्ट्री है, मतलब क्लियर पिक्चर आपको किसी चीज की नहीं दिखेगी। बिटवीन द माउंटेन्स एक बीच में से रिवर एल्फ जा रही है, और वो कहाँ जा रही है, ठीक है, वेयर इज इट इज कमिंग टू, वो किधर जा रही है, वो सब दिखता है इसमें। मोटिव्स आपके ये सब हैं जो सामने लिखे हुए हैं। So the question is, why is Kubla Khan considered a fragment? Because Coleridge claimed that the poem was interrupted, leaving only a dream fragment of a बहुत बड़ा लिखने की उन्होंने सोची थी, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए, ठीक है। दिस इज द वन। नाउ क्रिस्टाबेल हम देखेंगे। क्रिस्टाबेल इट इज़ लाइक फिल्म ऑल्सो, ठीक है। और जो क्रिस्टाबेल है वो गोथिक है, ठीक है। इसमें ये कैरेक्टर है क्रिस्टाबेल का जो बहुत ही इनोसेंट सी होती है, बच्ची है, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है, एक जेरल्डीन नाम की सुपर नेचुरल फोर्सेस, लाइक सुपर नेचुरल पावर्स रखने वाली एक जेरल्डीन होती है, जो इसको बहला फुसला के इसके घर आ जाती है। एंड बहुत सारे वार्निंग साइंस भी ऑन द वे क्रिस्टाबेल को दिखते हैं, लाइक 8 साइंस अप्रॉक्सीमेटली, दिस ऑल्सो क्वेश्चन इन नेट, ठीक है। ये सब साइंस दिखते हैं, एंड स्टिल वो आ जाती है
ठीक है। और वो जो है बाद में जो है क्रिस्टबेल मतलब वो हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है दैट व्हाट इज हैपनिंग टू हर। सो इट इज़ लाइक आप एक मूवी देख रहे हो, ठीक है, आपको जो है हर सीन पता है। हाँ, तो आपको हर मूवी में द सीन यू नो, बट इसमें आप देखो, अगर इफ यू विलिंगली सस्पेंड योर डिसबिलीफ, आपको पता है कि मूवी में जो चल रहा है ना वो सच नहीं है, लेकिन आप म्यूजिक के मोमेंटम को एंजॉय करना चाहते हो, तो आप उसको मतलब जो आपके डिसबिलीफ है उसको साइड रख दो, विलिंगली आप अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड कर दो। So this is willing suspension of disbelief. Basically, it is introduced in his work Biographia Literaria, as I told you, that is a part of literary criticism. लेकिन किसी चीज का मजा लेने के लिए जो तार्किक शक्ति है आपकी उसको थोड़ा साइड कर दो, ठीक है, then only you will be able to enjoy the thing. This is there. अब क्या है, द पोम, ये ओपनिंग लाइंस हैं, इज द मिडनाइट आवर ऑफ द नाइट, है ना, रात के 12 बजे, इस तरह की इसकी जो है शुरुआत है। तो डर जाओ, ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सुपर नेचुरल है, थोड़ा सा डर जाओ, ठीक है। अब क्या है, मिस्टीरियस टोन है इस वर्क की, ठीक है। क्रिस्टबेल फाइंड्स जेरल्डीन अ कर्स्ड सुपरनैचुरल वुमन, ब्रिंग्स हर होम अनअवेयर ऑफ हर डेंजर, कि आपके लिए कितनी घातक साबित हो सकती है लेडी, ठीक है। कॉलरेज यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, टू मेक रीडर्स एक्सेप्ट द सुपर नेचुरल विद इमोशनल ट्रुथ, ना, थोड़े इमोशंस लेकर आओ कि हाँ ये सच है। क्रिस्टबेल अनफिनिश्ड, हाँ ये भी अनफिनिश्ड है, जैसे आपका कुबला खान वाला वर्क अनफिनिश्ड है ना, उसी तरह से एक ट्रायम्फ ऑफ लाइफ दैट इज ऑल्सो now is answered by Coleridge's inability to continue the poem due to illness and artistic exhaustion. लिख लिख के परेशान हो गए, इतना अच्छा लिखते थे, बहुत सारा लिखते थे। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट में क्या है, दिस इज बेसिकली एक फादर एंड सन की रिलेशनशिप है, ठीक है। उनका बच्चा है, उनका लाइक हिज सन इज स्लीपिंग, ठीक है। अब क्या है, अ डीपली पर्सनल पोम, पर्सनल है ये, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट सेलिब्रेट्स कॉलरिड्स फेथ इन नेचर एज अ स्पिरिचुअल टीचर फॉर हिज सन, कि जैसे मैं नेचर को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, काश मेरा बेटा भी बड़ा होके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करे और नेचर जो सिखाती है उन चीज़ों को समझे, सीखे, तो ये कंसर्न है थोड़ा, ठीक है। सो द वर्क इज लाइक लाइन्स आर डियर बेब दैट स्लीपिस्ट क्रैडल्ड बाय माई साइड, है ना, एक क्रैडल में उसके साइड में ही वो बच्चा सो रहा है, और उसी टाइम पे उन्होंने फटाफट से, आर्टिस्ट तो थे ही, है ना, बोर्ड थे, फटाफट से एक पोम लिख डाली, ठीक है। तो इस तरह का थीम है इसमें। अब डिजेक्शन एंड आउट क्या है, डिजेक्शन, डिजेक्टेड पोइट लिखेंगे, है ना, परेशान है। अब वो क्या कह रहे हैं कि कॉलरिज इमोशनल डिस्पेयर, है ना, इमोशनली लाइक थोड़े उदास हैं। द की लाइन, आई सी नॉट फील हाउ ब्यूटिफुल दे आर, है ना, तो चीजें इनके पास आती हैं, ठीक है, चीजें इनके पास आती हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि नहीं, एम्प्टीनेस फील कर रहा हूँ, मन नहीं है कुछ कर, है ना, कुछ स्पिरिचुअल यर्निंग है इनके मन में कि कुछ मिल जाए, है ना। तो मेलनकली है इस पोम में, लॉस ऑफ इमेजिनेशन है, इनर एम्प्टीनेस है, कि पॉइट्स के साथ ऐसा ऐसा भी होता है कि कभी उनको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है लिखने के लिए। दिस इज लाइक पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ द पोम। The poem is significant because it reveals Coleridge's psychological struggle and his belief that joy must come from within, not from outside. तो जब तक वो अंदर से कोई उत्साह फेस नहीं करेंगे कि इस पे मुझे लिखना चाहिए ऐसे, तो until then he'll not write. So it's a part of his poetic journey. He's dejected, ठीक है, and it usually happens with writers and poets. Now, दिस इज द मैग्नम ओपस, ओके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, लगभग 100 वर्ड्स में जो है मैं इसका ये आंसर लेकर आई हूँ, सो दैट इफ इट कम्स टू इन योर केवीएस एनवीएस या फिर जो भी कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम आप दे रहे हो, इवन एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज हैं जो एमपी में भी निकली हुई थी, ठीक है, अभी रिसेंटली, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। लाइक किसी भी स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई टीजीटी पीजीटी एग्जाम फेस कर रहे हो, इट इज़ बेनिफिशियल टू, ठीक है। उसमें थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, बट यू कैन लाइक इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। तो क्रिटिकल वर्क है ये, दिस इज व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है, एक्सप्लेनिंग इमेजिनेशन एज द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। तो इमेजिनेशन पे यहाँ पे बेसिकली फोकस किया है, आपकी प्राइमरी इमेजिनेशन जो आपको डायरेक्ट दिखती हैं चीज़ें, और जो आपकी सेकेंडरी इमेजिनेशन है, जो आपकी अंदर की आंखें हैं, आपने उस चीज़ को कैसे देखा और कैसे लिख दिया। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन थोड़ी आर्टिस्टिक नोट पे हो जाए।
एज एन आर्टिस्ट आप उसको कैसे सोसाइटी को दिखा रहे हो, किस तरह का आप वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो. थीम्स इंक्लूड योर पोएटिक थ्योरी, क्रिटिसिज्म एंड रोमांटिक फिलोसफी, shaping literary criticism and defining the romantic concept of imagination. ठीक है, दिस वर्क वी विल डिस्कस इन डिटेल बिकॉज ये वर्क्स मैं आपको इंट्रोड्यूस तो मैंने कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो है आप ओवरव्यू इनका ले लें, लेकिन इनको डिटेल में पढ़ने की नीड पड़ेगी. सो आई विल ब्रिंग अनदर वीडियोज of like the most important. So stay tuned, do subscribe the channel, hit the bell button so that you can like you don't miss any latest update. We'll discuss the high priest of nature, है ना, जो ऐसे रहते हैं नेचर, है ना, नेचर को ही सब कुछ करते हैं और बहुत ही ज्यादा एनर्मस ब्यूटीफुल वर्क्स इन्होंने लिखे हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, जो कि रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक एज का एक फीचर था. नाउ we'll talk about William Wordsworth. Now, everybody knows that William Wordsworth was born in 1770, है ना, 1770 to 1850. Yes. इनमें मतलब हार्डली 1850 आपको पता ही है, with his death ended the romantic age, है ना, और 1772 और 74 इस तरह से जो ये प्राइमरी इमेजिनेशन वाले आपके रोमांटिक राइटर्स थे, ये इनकी लाइक बर्थ डेट्स बहुत लाइट एक एक साल का डिफरेंस. ठीक है, अब विलियम वर्ड्सवर्थ की हम बात करते हैं. ही इज कॉल्ड द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. पूजा करते हैं नेचर की ये. ठीक है, और नेचर को एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज अ नर्स, एज अ लाइक सब कुछ मानते हैं. ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड रोमांटिक पोएट्स. ठीक है, कॉलरिज कॉल्ड हिम द बेस्ट पोएट ऑफ द एज. एंड नेचर, मेमोरी, चाइल्डहुड इनोसेंस, है ना, सॉलिट्यूड, स्पिरिचुअल विजडम, ये सब आपको इनके वर्क्स में देखने को मिलेगा. ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पोएट लॉरेटशिप इनको कब मिली थी. ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को इमॉर्टलाइज कैसे किया भाई, ऐसे ऐसे वर्क लिख डाले कि अभी तक भी हम उनको पढ़ रहे हैं, और हम इनको पढ़ रहे हैं मतलब इन्होंने खुद को इमॉर्टलाइज कर लिया है, जीवंत कर लिया है खुद को, क्योंकि आज भी ये अपने वर्क्स के थ्रू अलाइव हैं. इनके मेजर वर्क्स देखेंगे. टिंटन एबी, अब एक एबी है. ठीक है, यहाँ पे ये अपने सिस्टर के साथ जो है जाते हैं. ठीक है, और जैसे मान लीजिए पहले जाते हैं फिर बाद में भी जाते हैं, है ना, इनकी विजिट्स होती रहती हैं वहाँ पे, और ये किस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं कि जो नेचर है वो एक मोरल और स्पिरिचुअल गाइड है हमारा. ठीक है, पहली बार जब वो गए थे, लाइक 5 लॉन्ग समर्स एंड 5 लॉन्ग विंटर्स ऐसे करके इनकी लाइंस हैं, तो पहले वो बच्चे थे, वो ये कह रहे हैं, और सिर्फ उसको देखकर आ गए थे कि हाँ सुंदर है, बहुत सुंदर है, मजा आ गया. लेकिन 5 साल बाद जब वो गए हैं तो थोड़े मैच्योर हो गए हैं और अब चीजों को आर्टिस्टिक बनाना चाहते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है 5 इयर्स इनकी मैच्योरिटी में लेकर आए. ठीक है, तो इसमें क्या दिखेगा आपको, एक ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप है ऑफ टिंटन एबी. एक एबी है. आफ्टर 5 years एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ नेचर ऑफर्ड हिम ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन, है ना, मतलब एक शांति का गहरा अनुभव, एक हीलिंग नेचर ने उनको दी जब उन्होंने उसको रिविजिट किया. किसको? टिंटन एबी को. ठीक है, डोरोथी भी इनके साथ में थी, ऐसा भी लास्ट में जो है मेंशन करते हैं. ड्यूरिंग हिज डार्केस्ट मोमेंट्स, है ना, जब वो हर चीज से मतलब थोड़े फेड अप हो जाते थे, तो ही यूज्ड टू हैव लॉन्ग वॉक्स टू नेचर. Central line, nature never did betray the heart that loved her. One may betray you, but nature is such a friend of yours that it will never betray you. This is what William Wordsworth promises you. कि भाई नेचर से दोस्ती कर लो. Nature never did betray the heart that loved her. ठीक है, तो रिवील्स हिज लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट है उनको नेचर की मोरल पावर में, और ये सब मोटिव्स हैं. नाउ इसमें एक पावरफुल सीन है, ये देख सकते हो आप, ये लाइन भी कोटेबल है. स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स give him sensations, sweet, calming fear and pain. He also finds emotional continuity through his sister Dorothy, seeing in her former pleasure of my boyish days. How does the nature guide him? Nature's role as a teacher, nurse, guide, source of spiritual wisdom. ठीक है, समझ आ गया होगा, इजी वर्क है. Ode intimations of immortality. इसमें चाइल्डहुड इनोसेंस वाली थीम आपको देखने को मिलेगी.
कि जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसके फेस पे एक जॉय, एक क्रिम्सन जॉय आपको देखने को मिलेगा, है ना। और जैसे जैसे मतलब इसमें आप ये देखो कि ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, ठीक है। इसमें बच्चों वाली चीजें लाइक चाइल्डहुड डिवाइन रेडियंस याद कैसे रखें, ठीक है, ठीक है। एक ऑडी कार मान सकते हो आप, ठीक है। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, ठीक है। बच्चा आ रहा है, ठीक है, घर पे आ रहा है बच्चा, द बेबी इज कमिंग होम, ठीक है। नाउ चाइल्डहुड, बच्चे बच्चे से आप ये याद रखें, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम इन ऑडी कार, ठीक है। वेरी फनी, बट निमोनिक बना रही हूँ तुम्हारे लिए, सो यू शुड थैंक मी, ओके, ठीक है। हाँ, तो ये सब है। आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, और देखो यहाँ पे फिर बर्थ का भी जिक्र हो गया है, तो कि बच्चे का बर्थ ही हुआ है ये मान लो, वो घर आ रहा है ये मान लो, चाइल्डहुड मान लो, और ऑडी कार में आ रहा है ये मान लो, तो आपको ये लाइन्स याद रहेंगी अगर ऑब्जेक्टिव में गई तो। आप पढ़ेंगे आर बर्थ, बर्थ से आपको एकदम से याद आएगा एक न्यू बॉर्न बेबी हु इज स्लीपिंग एंड अ फॉरगेटिंग दिस थिंग। तो वेरी इजी, ठीक है। ये मैंने एक बार एमसीक्यूज कराए थे, तब भी मैंने कुछ ऐसा बताया था। तो जस्ट टू रिलेट द थिंग्स, बिकॉज लिटरेचर इज टू वास्ट एंड आई ट्राई टू मेक इट इजी स्टोरी लाइक निमोनिक्स यूज करके, कि आप जो है ना, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके 2 महीने तक अगर आप कुछ रिवाइज नहीं करते हैं, 1 महीने तक नहीं करते हैं, तो आप फिर से लाइक द फॉरगेटिंग कर्व वाला जो सीडीपी में आपका कॉन्सेप्ट होता है ना, वही होगा, ठीक है, भूल जाओगे। तो इसीलिए कुछ निमोनिक्स बना लिया करो, टूटे फूटे ही सही, लेकिन वो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करे, ठीक है। गेट द पॉइंट फाइंड्स कंसोलेशन इन मेच्योरिटी। नाउ यू कैन रीड द पोम्स मैसेज हियर। डेफोडिल्स की हम बात कर लेते हैं। डेफोडिल्स में वर्ड्सवर्थ टर्न्स अ सिंपल नेचुरल साइट इनटू अ लास्टिंग इमोशनल ट्रेजर। ये तो इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि एक सिंपल नेचुरल साइट को एक लास्टिंग इमोशनल ट्रेजर बना देते हैं। डेफोडिल्स फ्लावर्स हैं, ठीक है, और उनको कहते हैं कि ये मिल्की वे गैलेक्सी के तारों की समान दिख रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन इस तरह के कर देते हैं कि डेफोडिल्स ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही एक फूल खिल गया हो, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ रिच डिस्क्रिप्शंस, लश डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर यू विल फाइंड इन हिज वर्क्स, ठीक है। और कह रहे हैं, और तो और ये फ्लावर्स डांस कर रहे हैं, ठीक है। एक गिव्स हिम अ पोइट्स वेल्थ, है ना। और ये मतलब एक वेल्थ, एक मतलब काफी वैल्यूएबल जो है पोइट के लाइक एक बहुत बिहेवियर में एक वैल्यूएबल पॉइंट ऐड हो गया है, एक नर्सिंग, एक हीलिंग की तरफ पोइट जा रहा है, हेल्थ वाइज बिकमिंग वेल्दी, ठीक है। सो रिचेस जो है वो सरपास करती हैं मटेरियल वेल्थ को, ठीक है। तो रिचेस कुछ नहीं होती हैं, इट्स जस्ट नेचर एंड यू, okay. It doesn't matter how rich you are, how poor you are, rather it's your heart that visualizes nature as a companion and celebrate, है ना। ये है। अब मोटिव्स में मूवमेंट, लाइट, मेमोरी, ये सब है, और इनर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे आर लाइक स्टार्स, क्या, डेफोडिल, राइट, ठीक है। अब वाई आर द डेफोडिल्स इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ लीजिए, बिकॉज दे ऑफर लाइफ लॉन्ग इमोशनल हीलिंग। जब जब डेफोडिल्स की पिक्चर दिमाग में बनती जाएगी, तब तब वो खुश होंगे, और एक हीलिंग जो है हमेशा बनी रहेगी। नाउ लूसी पोम्स में कुछ नहीं है, इट्स लाइक लूसी जो है एक कैरेक्टर बनाई है, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, ठीक है, जो जिनको पहले ब्यूटीफुल बताते हैं, और धीरे धीरे व्हेन लूसी डाइज, तो डाइज द ब्यूटी, डाइज लाइक थिंग्स आर ट्रांजिएंट, है ना, उस तरह का नेचर बताया गया है। तो आप देखोगे लूसी सिंबल ऑफ नेचर है, प्योरिटी है उसमें, इनोसेंस है, इमोशनल डेप्थ है, मोर्टैलिटी है। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स हर एज अ वायलेट, किसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ वायलेट बाय अ मोजी स्टोन, लूसी को, ठीक है। डेलिकेट एंड अननोटिस्ड, है ना, कोई उसको नोटिस नहीं करता है। शी इज अ लेडी एंड येट प्रोफाउंड ब्यूटीफुल, शी इज ऑल्सो फेयर एज अ स्टार से उसको कंपेयर कर दिया है, ठीक है। एक मोजी स्टोन से उसको कंपेयर कर दिया है, स्पिरिचुअली उसको प्योर बता रहे हैं, ठीक है। इन लाइन्स में भी वही है, शी dwelt among the untrodden ways and when now she is no more, so it makes a difference to him, ठीक है। लूसी जो है वो अकेली रहा करती थी, और बाद में पोम में दिखता है कि लूसी इज नो मोर, ठीक है। तो ये दिस इज द थिंग। नाउ द प्रिल्यूड,
लूसी पोम्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन इट विल कम टू लाइक विल हैव टाइम, एंड हियर आई एम समिंग अप लाइक एन ओवरव्यू आई एम गिविंग, ठीक है। द प्रिल्यूड, दिस इज अनदर जर्नी ऑफ अ पोट, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ के पर्सनल मेमोयर्स हैं, कुछ ऐसे ब्यूटीफुल सीन्स हैं फ्रॉम हिज चाइल्डहुड दैट यू विल वंडर वाओ, कि उनको वो आहा मोमेंट है ना, एपिफेनी वाली मोमेंट है ना, जो कभी कभी आपको भी कभी कभी किसी किसी के साथ जो है अनुभव होता होगा, उस आहा मोमेंट का, उन्हीं मेमोयर्स को, उन्हीं किस्सों को इस वर्क में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ही स्केटिंग ऑन एन आइज्ड जोन, ओके, देन ही वाज लाइक स्टीलिंग अ बोट वाला एपिसोड आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो कुछ पर्सनल मेमोयर्स जो है द प्रिल्यूड में डाले गए हैं, दिस आर लाइक वेरी पर्सनल, मतलब एक टाइमलाइन है ऑफ वर्ड्सवर्थ्स लाइफ। सो ही सेज ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी आपको जो है टच देखने को मिलेगा। देन नेचर के बारे में फिर से आ गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट यू कैन सी वाई इज प्रिल्यूड कॉल्ड अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि उन्होंने अपना दिल खोल कर रख दिया है इसमें सब कुछ बता दिया है, उनको क्या 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 पसंद था, ठीक है, और ये सब इनके वर्क्स में हमें देखने को मिला। हाँ, सो लिरिकल बैलेड्स की हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म इनको कहा जाता है ना। सबसे पहले एक वर्क आया चल के आया लिरिकल बैलेड्स, और यही बोला चलो रोमांटिक एज शुरू हो जाओ, है ना। इस तरह का ये वर्क था, और ये कोलैबोरेशन में हुआ था, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने अपने अपने जो है वर्क्स ऐड किए थे, ठीक है। कॉलरिज के बहुत कम वर्क्स थे इसमें, और वर्ड्सवर्थ वाज लाइक अ डोमिनेंट एंड प्रिसाइडिंग राइटर इन दिस, ठीक है। बाद में आपको पता होगा कि उसने ज़्यादा अक्लेमेशन जो है वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज को नहीं दिया था, जिनकी वजह से लाइक देयर इज अ skirmish prevailed among these two poets, ठीक है। later earlier they were very good friends, and later in life they also reconciled. So लिरिकल बैलेड 1798 में आया था, लॉन्च्ड इंग्लिश रोमांटिसिज्म। वर्ड्सवर्थ्स प्रीफेस डिक्लेयर्स दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। अब इस वर्क में ना एक प्रीफेस है, एक फॉरवर्ड है, ठीक है, एक प्रीफेस है, उसमें ये लिखा गया है कि कैसे जो ये रोमांटिक मैनिफेस्टो है, ये कैसे जो पहले न्यू क्लासिकल ट्रेडिशंस थे या राइटिंग स्टाइल्स ऑफ पोइट्री थे उनसे डिफरेंट है, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सब है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन जो आप सब जानते हो पोइट्री की, यहाँ पर उन्होंने दी थी, ठीक है, इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। और कलेक्शन इंक्लूड्स, इसमें टिंटन एबी है जो मैंने आपको डिस्कस की है, सॉलिटरी रीपर आपको पता होगा, द यंग, द हाईलैंड, जो स्कॉटलैंड लैस है ना, एक गर्ल होती है who is reaping the crops, and she is murmuring and singing some music, and some passerby hears her and details it to Wordsworth, and Wordsworth pens down all the things like वही बात हो गई कि natural sight को लास्टिंग इमोशनल ट्रेजर बना दिया, ठीक है। एक छोटा सा इंसिडेंट था जहाँ पे वो रीपिंग कर रही थी, गाना गा रही थी, मरमरिंग कर रही थी, और साइड में जो पासर बाय था उसको उसका गाना भी नहीं समझ आया, लेकिन वो नेचर में थी, है ना, एक नेचुरल स्पॉट था, और यंग हाईलैंड स्कॉटिश लास थी वो, है ना। तो इस तरह से पूरा डिटेल कर दिया उन्होंने, कुछ ऐसा ऐसा देखा और सुंदर लगा, ठीक है। दिस, तो ये आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ द CBSE सिलेबस ऑल्सो, आई रेड इट एट माई टाइम, सो नाउ यू मस्ट हैव ऑल्सो रेड इट। अब क्या है, VR7, ये इनके ही वर्ड्सवर्थ के ही ब्रदरहुड, जो उनके भाई बहन थे, है ना, उन सब के बारे में है। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई माइकल, ये भी एक वर्क है, इस पे भी मतलब वो आपस में भी लिख रहे थे कॉलरिज एंड ऑल। आई टेल यू इन डिटेल इन सम और द अदर वीडियो, ओके। सो इन थीम्स इंक्लूड नेचर, रूरल लाइफ, इनोसेंस, इमेजिनेशन, सिंप्लिसिटी, इमोशंस एंड सिंपैथी फॉर हम्बल कैरेक्टर्स, है ना, ये सब इसमें लिरिकल बैलेड्स में है। हाँ, मैन एंड नेचर का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। जैसे आपने देखा ना राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में, किस तरह से मैन और नेचर आपस में रिबेल करते हैं, और आफ्टर रिपेंटेंस दे आर रिकंसाइल्ड, दिस इज देयर। नाउ दिस इज डन, वर्क सिग्निफिकेंट कैसे है आप देख सकते हो। एंड माइकल जैसे कि यहाँ पे है, इट इज ही इज अ शेफर्ड बेसिकली, ठीक है, whose simple life illustrates words belief that plain living and high thinking
अराइज फ्रॉम नेचर, है ना, कि बीइंग अ शेफर्ड ऑल्सो ही हैज़ अ वेरी गुड लेवल ऑफ थिंकिंग। जब उन्होंने उस शेफर्ड से पर्सनल मुलाकात की और उसके थॉट्स जाने तो उस पे भी एक पोम लिख डाली, और माइकल यहाँ पे एक शेफर्ड है, ठीक है। आई शैल बी गोन एंड ल्यूक विल नीड माई हेल्प नो मोर, है ना, सो ही इज द शेफर्ड ही। We can just cross check it, okay, because Michael is the shepherd basically. So यहाँ पे ना मुझ कुछ biblical reference मुझे लग रहा है according to his name, okay? चलिए, solitary reaper के बारे में मैंने आपको just अभी बताया है। The music in my heart I bore long after it was heard, ना, थोड़ी देर बाद वो धुंधला हो गया था, नहीं सुनाई। Now resolution and independence में आप देखोगे इस वर्क पे थॉमस हार्डी ने भी अपलॉड किया है। बेसिकली जो लीच गैदरर होते हैं उनका जो प्रोफेशन होता है, बाय प्रोफेशन, वो बहुत पेशेंस चाहिए उसमें, बहुत टॉलरेंस चाहिए, ठीक है, परसिवरेंस चाहिए उस वर्क में, ठीक है। तो एक लीच गैदरर को ये प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, और वो ये दिखाते हैं कि कैसे एक बूढ़ा लीच गैदरर, वो जो प्रोफेशन लीच गैदरिंग का करता है, कितना टाइम लगता है उसको इस प्रोसेस में, लाइक महीने लग जाते हैं, लेकिन वो अपने प्रोफेशन को लेके बहुत नोबल है और वो ऐसा करता है जिस चीज़ को थॉमस हार्डी भी प्रेज करते हैं, ठीक है। दिस वर्क इज ऑल्सो प्रेज्ड बाय हिम। हाँ, सो वर्ड्सवर्थ की मीटिंग होती है लीच गैदरर के साथ, एज अ ह्यूज स्टोन इज ह्यून फ्रॉम द क्वारी, ठीक है, आपको पता ही है ये खान और एक स्टोन को इस खान में से निकाला गया है, सिंबलाइजिंग एंजोरेंस, कि कितनी मेहनत का और कितनी मतलब मशक्कत और शांति बनाए रखने वाला काम है। तो इसको बहुत बखूबी जो है वो लीच गैदरर निभाते हैं। सो इसमें क्वालिटी जो है दिख रही है ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस, ठीक है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक क्रिटिकल वर्क है जिसमें ही इज अटैकिंग द मटीरियलिज्म ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इट्स एन अटैक ऑन मटीरियलिज्म ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, दैट दे आर आउट ऑफ ट्यून, पता नहीं कहाँ खो गए हैं लोग, क्या चाहते हैं, क्यों पैसे पैसे की तरफ भाग रहे हैं, क्यों मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, एंड दे हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे, पता नहीं अपना दिल कहाँ दे दिया है इन लोगों ने। तो बेसिकली एक अटैक है मटेरियलिज्म, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ ने ना बेसिकली मिल्टन को भी मतलब आई थिंक लंदन पोम में इन्वोक किया था, दैट कम बैक एंड देखो आज के लंदन की हालत, क्या तुम ऐसा ही लंदन छोड़कर गए थे, क्या तुम्हारे टाइम पे भी चीज़ें ऐसी थी, आजकल तो लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं, दिस एंड दैट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम तसल्ली से जब वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे तो यू विल एंजॉय इवन। ये अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट सी। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, इसमें लूसी फिर आएंगी, ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए, सिंबलाइजिंग स्वीट हिडन ब्यूटी, है ना, यू कैन रीड इट, ओके। पर्सनल लॉस, यहाँ पे आपको लॉस मिलेगा। अब हम जॉन कीट्स की बात करेंगे फटाफट से, मैं बहुत फटाफट से करने की कोशिश कर रही हूँ इसको, बट इट इज बिलीव मी दीज राइटर्स आर ह्यूज, ठीक है। सो द वीडियो, आई डोंट वांट टू मेक अ ह्यूज वीडियो, टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, फटाफट से जॉन कीट्स को देखते हैं। देखिए ये जो है ना, ये ब्यूटी पे ध्यान देते थे भाई, सुंदरता, ट्रुथ एंड ब्यूटी जो है इनके लिए भगवान थे, ठीक है। तो ये बेसिकली ना इमेजरी रिच लश डिस्क्रिप्शंस इस तरह के पोइट हैं, और सुंदर सुंदर बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं। जॉन कीट्स इज द पोइट ऑफ ब्यूटी, स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड रोमांटिक पोइट्स, नोन फॉर हिज बिलीफ दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। जो एंडेमियन का वर्क है, एंडेमियन वर्क है, उनकी ये फेमस लाइन है कि जो चीज़ जो है आपको कभी भी खुश मिजाज महसूस करा दे, तो वो कभी तक के लिए खूबसूरत हो जाती है ना। जो चीज़ आपको एक टेम्परेरी हैप्पीनेस दे दे, जब जब आप उसे याद करेंगे तब तब आप उसकी खुशी का अनुभव करेंगे, दिस विल हैपन, राइट। नेक्स्ट, द थीम ऑफ ट्रांजियंस, ब्यूटी, इमेजिनेशन, डेथ, मेलेंकली एंड सेंसुअल। देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री का, भले ही ओरो, नॉट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन कीट्स, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो मतलब मेट्रिकल यूज करते थे, वरना वो कहते थे प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट, भाई मैं तो वो ट्रेडिशनल राइम यूज करूंगा, है ना। तो नहीं नहीं, इधर नहीं आने का है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, नो एंट्री, नो एंट्री, सॉरी, आपको बाद में डिस्कस करेंगे, आपको अलग प्रेस्टीज जो है हम पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बातें सिर्फ जॉन कीट्स की करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो
ये मैडम है ना, ये कहीं पे भी मतलब इनको एकदम से इतना लगाव है इन पॉइंट्स के साथ, इनको इतना डीपली स्टडी किया है कि एक बार नाम गलती से भी ध्यान आ जाए तो एकदम से उनकी पिक्चर क्रिएट हो जाती है ना। तो उसी तरह से हम जॉन कीट्स की पिक्चर देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो दो ही रिसीव्ड लाइक नो मेजर अवार्ड, ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिला, ठीक है, बट नाइटिंगेल, ग्रीशियन और ऑटम, है ना, इन सब चीज़ों से वो ब्यूटी दिखा रहे हैं। चलिए मेजर वर्क्स देख लेते हैं। ओड टू अ नाइटिंगेल इनका एक वर्क है। वो कह रहे हैं नाइटिंगेल जो है ना, ये गाती रहती है, इतना सुंदर गाती है, पता नहीं ये मतलब किस वर्ल्ड में रहती है, कि क्या ये उसी वर्ल्ड को गाती रहती है जिस वर्ल्ड को ये फील करती है। तो दिस इज द थिंग कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू एस्केप टू द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल. So this is the thing. Okay, now Keats longing to escape to the world's suffering and entering the bird's immortal realm of song. भाई मुझे इसको enjoy करने दो, कितनी बड़ी, कितनी सुंदर मधुर आवाज में गा रही हैं, ठीक है। और जैसे वो गाती है ना, तो एक ड्राउजी नमनेस, एक नशा सा पॉइंट को हो जाता है और वो सोने वाला होता है, ठीक है। तो अड्राउजी नमनेस, पेन्स, है ना, और वो दुख जो अंदर था, अब इतनी खुशी हो रही है, तो मैंने आपको बताया था ना कि एक टेंडेंसी होती है कि कहीं ना कहीं से जब आप खुश होते हैं तो या तो किसी का लॉस हुआ है आपकी फैमिली में, या कोई कुछ और हुआ है, वो आपको ज़रूर याद आएगा और आपको फील होगा कि यार वो होते या वो होती, तो वो मिस नहीं करते इस आहा मोमेंट को, इस ब्यूटी को ऑफ टाइम, है ना, इस ब्यूटीफुल एपिसोड को इन लाइफ, है ना। सो इट हैपन्स, ठीक है। चलो जो भी है, अब देखिए, विशेस टू फेड इनटू द फॉरेस्ट वेयर द बर्ड सिंग्स इन फुल थ्रोटेड ईज, चिल्ला चिल्ला के नाइटिंगेल गा रही है, फिर भी बेहद खूबसूरत लग रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जैसे तुम फॉरेस्ट में जाके गाती हो, इसी तरह से मैं भी इस वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता हूँ, है ना, और पोइट्री लिख देते हैं, ठीक है। This is about it. So the poem contrasts human fragility with the bird's eternal joy. A powerful scene describes Keats wishing for a draught of vintage to disappear into the nightingale's world, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। Now एक और मोमेंट होता है, टेंडर इज द नाइट, शोइंग रोमांटिक डार्कनेस फिल्ड विद इमेजिनेटिव प्लेजर, ये सब देखने को आपको मिलता रहे, ठीक है। वाई डज कीट्स एनवी द बर्ड, कीट्स जो है वो थोड़े जेलस भी हैं उस बर्ड से, क्यों, क्योंकि बर्ड जो है ना वो मतलब कई चीज़ों से परे है ना, उसको सफरिंग, टाइम, डेथ, है ना, इन सब का कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। और जो लोग होते हैं ना वो इतना कुछ जान लेते हैं कि वो अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं और चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जिन सब से नाइटिंगेल कोसों दूर है, ठीक है। दिस इज वाई शी कैन सिंग सो ब्यूटीफुली। ना ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, ये पर्टिकुलरली एक अर्न होता है, ठीक है। इस अर्न पे ना कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं, अब मैं पेंटिंग्स कैसे बनाऊँ, आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर, बट गंदी गंदी सी बना देती हूँ ताकि आपको कुछ कुछ याद रहे, ठीक है। कुछ फ्लावर्स लाइक भी बना देती हूँ, तो कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ लीव्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, ठीक है, गंदी सी बनाई है, सॉरी, ठीक है। तो ये इसीलिए कि आपको विजुअल विजुअल एंगेजमेंट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो अर्न है ना, ग्रीशियन अर्न, एक प्राचीन सा अर्न है, उस पे कुछ कार्विंग्स हो रखी हैं, कुछ पेंटिंग हो रखी है, और वो अर्न ना बहुत पुराना है, लेकिन आप देखोगे कि जो पोइट्री है या फिर जो ये कार्विंग वाली आर्ट है, ये अभी तक रह रही है। ग्रीक सिविलाइजेशन जा चुकी है ना, कोसों साल पहले, लाइक बरसों पहले ये सब कोलैप्स हो चुका है, लेकिन इस अर्न की ब्यूटी अभी भी बनी हुई है। तो दिस इज लाइक ही इज प्रेजिंग द अर्न, ठीक है। सो हाउ ब्यूटी फ्रीजेस फॉरएवर, इसको ही बोलते हैं स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, है ना। जैसे एक ब्राइड आती है और उस समय वो बहुत बेहद खूबसूरत लगती है इन हर अटायर, तो वही ब्यूटी अभी तक ये अर्न जो है प्रिजर्व कर रहा है, वो फ्रेशनेस, वो वार्मथ, इसकी जो आउटसाइड जो पेंटिंग है उसमें दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट, अ सिंबल ऑफ इटर्नल ब्यूटी एंड टाइमलेस आर्ट, यू कैन रीड इट मोर, ठीक है। ये सब कंपैरिजंस हैं, आर्ट वर्सेस लाइफ, टाइम वर्सेस रोज इन मोशन। लवर्स का भी यहाँ पे एक सीन है, लाइक देयर आर लवर्स हु आर अबाउट टू किस, ठीक है, इस तरह का भी एक सीन उस पे पेंट किया गया है। सो इट इज अगेन लाइक कुछ कंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, ठीक है। तो वो आप फील कर लीजिए पोएटिक व्यू से।
लाइक ही इज ट्राइंग टू मेक इट सेंशुअस। टू ऑटम, अब एक ऑटम हमें पता है कि ये सीजन है जहाँ पे सब कुछ मतलब राइपन स्टेज पे हो जाता है, सब कुछ हैवी हो जाता है, द मेलो फ्रूटफुलनेस हो जाती है इस सीजन में, और पत्ते भी लाइक गिरने लगते हैं आफ्टर राइपनिंग। तो यहाँ पे ना कीट्स कहते हैं कि क्यों स्प्रिंग को ही, क्यों ऑटम को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हो? इधर आ जाओ सारे के सारे, क्यों नहीं करते हो ऑटम को सेलिब्रेट? क्या हो गया? यहाँ पे राइपेंड फ्रूट्स हैं, सब कुछ अच्छे से यील्डिंग आ रही है, एक कंप्लीटनेस, एक मतलब कंप्लीटनेस है इस सीजन में, इसको क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हो? तो बस यही इनका थीम है, ठीक है। मोस्ट हार्मोनियस सेलिब्रेशन ऑफ नेचर्स मेच्योरिटी, नेचर मेच्योर हो गया है भाई, वो फ्रूट लाने लगा है, ठीक है। पत्ते झड़ेंगे तभी तो रीबर्थ होगा, तभी तो रेन्यूअल आएगा, ट्रीज पे नए नए लीव्स तभी तो आएंगे। तो ऑटम को भी सेलिब्रेट करो। और फिर एक फेमस लाइन भी आपको देखने को मिलेगी, एक तो ये मेलो फ्रूटफुलनेस है ना, जैसे आपने देखा है पकाव है एक चीजों में ना, स्वॉलन है, राइपन है चीजें। हाँ वही थी आई थिंक, द मेलो फ्रूटफुलनेस वाली। तो अबंडेंस है, वार्मथ है, सनलाइट, ग्रेन है ना। अब आपके पास ग्रेन्स इकट्ठे हुए हैं जिनको आपने लाइक वंस यू दे वर एट अ जर्मिनेटिंग स्टेज एंड लाइक यू जस्ट आपने उनको लाइक सीडिंग ही उनकी की थी, और अभी वो फाइनली एक फ्रूट बनकर ग्रेन्स जो हैं आपके पास आ गए हैं, यू कैन लाइक यूज देम नाउ, सो व्हाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग ऑटम? है ना, ऑटम हैज इट्स ओन ब्यूटी, यू शुड सेलिब्रेट दैट। तो दिस इज द मैसेज, ओके। नाउ बहुत परफेक्ट पोम है, यू कैन रीड इट। नाउ ओड ऑन मेलेंकली, ओड ऑन मेलेंकली क्या है कि ठीक है, ये ना आपने देखा होगा कभी ऑटम को सेलिब्रेट करने की कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं जो मेलेंकली है, उदासीनता है, उसको भी आप जो है ये मत सोचिए अरे ये तो बहुत गंदी है, ये तो हमेशा उदासीन है ना। तो मेलेंकली को जो है एक पर्सोनिफाई किया है इन्होंने कि मेलेंकली जो है, अगर खुशी है तो अगर मेलेंकली नहीं आएगी तो आप उस खुशी का एहसास ही नहीं कर पाएंगे, और उस तरह से वो मेलेंकली की इंपॉर्टेंस दिखा रहा है इस वर्क में, ठीक है। सो ही इज सेइंग दैट सोरो एंड ब्यूटी आर इनसेपरेबल, यू कैन नॉट सेपरेट देम। So instead of escaping sadness, the poet advises, no, go not to lead. So melancholy should not be avoided. One must face it directly. है ना। तो सुख के बाद ही दुख आता है, तो दुख को भी थोड़ा सा जो है आप इम्पोर्टेंस दें, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे मेलनकली का रखा है जॉन्स ने, ठीक है। He says that beauty that must die, ठीक है। एवरी इंटेंस प्लेजर कैरीज मेलेंकली, है ना, कोई भी इंटेंस प्लेजर होता है उसमें भी मेलेंकली आती है विद इन इट, ठीक है। इसमें सिंबल्स हैं, ये सब सिंबल्स हैं, ग्रेप्स आर ग्लास विंग्स, है ना, हिडन सोरो, ट्रांजिएंट प्लेजर, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। मॉर्निंग रोज का सिंबल थे, ये भी आती है, वेल्थ ऑफ ग्लोब्ड पियोनीज, जॉय इज एट इट्स पीक एंड मेलेंकली सीक्रेटली सिट्स इम्प्रिजन्ड, ठीक है। ये ग्लोब्ड पियोनीज वाले कॉन्सेप्ट को भी मैं डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करूंगी, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूजीसी नेट। नाउ ओड ऑन इंडोलेंस, usually people ask me about my JRF journey, and believe me, like when I used to study for all this, so I used to dive so deep into it कि मैं ओरिजिनल टेक्स्ट निकाल के लाती थी, और जो हमारी लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना कि इन्फर कैसे करते हैं चीज़ों को, है ना, मल्टीपल मीनिंग्स, लेयर्ड मीनिंग्स, इंटरटेक्सचुअलिटी, वो सब मैंने हर तरह से की है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखते ही एकदम से याद आ जाती हैं, एंड आई हेल्प यू लाइक हाउ एवर पॉसिबल, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। नाउ ओड ऑन इंडोलेंस, इंडोलेंस क्या होती है? लेजीनेस, है ना, व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे लव, एम्बिशन एंड पोएजी यानी पोइट्री, ये सब आते हैं पोइट के पास, लेकिन पोइट क्या कहता है? थोड़ा थमो, थोड़ा, है ना, 20 कदम पीछे, है ना, अभी लेजीनेस आगे, है ना, मेरे को थोड़ा रिफ्लेक्टिव रेस्ट में रहने दो, अभी नहीं है मेरा मन लिखने का। तो किसी तरह से वो क्या कर रहे हैं, लेजीनेस को थोड़ा अपना बता रहे हैं कि हमें भी एग्जॉशन होता है भाई, आर्टिस्टिक एग्जॉशन होता है हमें चीज़ों का, और जो है विड्रॉल करते हैं, वो कहते हैं कि आइडियाज तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं उन पे, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते हैं? रेस्ट करना चाहते हैं,
है। तो ये जो है एक थीम है उनका, ठीक है। तो ये भी थोड़ा प्रोफेशनल नोट पे है। हाँ, वो 3 फिगर्स आप याद रखना, लव, एम्बिशन एंड पोएजी। पोएजी इज पोइट्री। ला बेये दामे सांस मेर्सी। अब यहाँ पे क्या है, ये ना मतलब आई नो स्पेनिश, ठीक है, आई डिड स्पेनिश फ्रॉम एम्बेसी ऑफ स्पेन, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेटर बता पाऊंगी, ठीक है। ला यहाँ पे ना स्पेनिश में आर्टिकल होता है, बेये मीन्स ब्यूटीफुल, एंड मर्सी इज लाइक मर्सी, एंड दाम इज लाइक यू कैन से गर्ल को कहते, देयर कैन बी मैनी मीनिंग्स, द ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो इस तरह का विदाउट मर्सी, सांस में विदाउट हो जाएगा, ठीक है, विदाउट मर्सी। तो इस तरह से आप देखोगे, ला बेये दामे सांस मेर्सी, द ब्यूटीफुल गिव मी नो मर्सी, दिस काइंड ऑफ टाइटल, ठीक है। बिकॉज एल इज फॉर बॉयज, ला इज फॉर गर्ल्स इन स्पेनिश, लॉस इज फॉर बॉयज, लास इज स्पेनिश। जेंडर है हर नाउन का, ठीक है, ऐसे नहीं है। मजेदार भाषा है, लैटिन अमेरिकन कंट्री में बोली जाती। दिस बैलेट टेल्स ऑफ अ नाइट एन्चेंटेड बाय अ मिस्टीरियस फेयरी वुमेन है यहाँ पे कौन, ये ब्यूटीफुल। और ये ब्यूटीफुल क्या करती है, पहले तो पोइट को एन्चेंट कर लेती है, ठीक है, और फिर अपनी मायावी शक्तियां दिखाती है मतलब नॉट एग्जैक्टली, और उसे छोड़कर भाग जाती है, ठीक है। सो बस यही है कि ब्यूटी एंड इल्यूजन पे ये पोम है, ठीक है। सो विल ऑल्सो डिटेल, विल रीड इट इन डिटेल, ठीक है। नाउ ब्राइट स्टार, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इवन इफ यू वांट यू कैन मिस इट, ठीक है। ब्राइट स्टार, स्टेडफास्ट, ईव ऑफ सेंट ऑग्नीज हम देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे दो मेडलिन जो है एक यंग, शी इज अ यंग वुमन, और यू कैन से शी इज अ गर्ल, एंड पोरफायरो उसका लवर है, ठीक है। अब ये सेंट ऑग्नीज की जो ईव होती है ना, ये एक काइंड ऑफ फेस्टिवल होता है जहाँ पे द अनमैरिड वंस कैन ड्रीम ऑफ देयर फ्यूचर हस्बैंड, ठीक है। लेकिन जब मेडलिन एट लाइक व्हेन व्हाइल शी इज ड्रीमिंग ऑफ समवन, एक्चुअली जो पोरफायरो है ही कम्स इन हर रूम, ठीक है, और लाइक दे आर नॉट येट मैरिड, हाउएवर दे एस्केप, ये दोनों मिलकर भाग जाते हैं, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थीम इज देयर इन दिस वर्क। नाउ रिच इमेजरी, सिल्वर स्नार्लिंग ट्रम्पेट्स, है ना, वो शादीशुदा वो पूरा माहौल बना रखा है जो एक्चुअल में सेंट ऑग्नीज ईव का माहौल है, ठीक है, वो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आर्जेंट रेवेलरी है, मेक्स इट फीस्ट ऑफ सेंशुअस डिटेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये ना स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिए कि कौन सा वर्क है कीट्स का जो स्पेंसेरियन स्टेंजा में मतलब लिखा गया है। सो यू कैन रिमेंबर दैट दिस इज द वर्क, द ईव ऑफ सेंट ऑग्नीज, ऑलराइट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फॉल ऑफ हाइपीरियन। अब यहाँ पे आप देखोगे हाइपीरियन एक कैरेक्टर होता है, और उसका जो वो है, वन मिनट, आई गेट कंफ्यूज्ड इन ऑल दीज सेशन समटाइम्स। हाँ, तो जो फॉल ऑफ हाइपीरियन है बेसिकली इट्स अ, हाइपीरियन जो है वो एक फिक्शनल एक टेम्पल में जो है जाता है, और वो देखता है कि किस तरह से जो टाइटन्स थे उनका डाउनफॉल हुआ है, और उसी तरह जो हाइपीरियन है उसका भी एक डाउनफॉल हुआ है, ठीक है। सो वो स्ट्रगल्स जो होते हैं लाइफ में, उनसे जो सफरिंग लोगों को मिलती है, दैट आर इवन ग्रेटर पार्ट, ठीक है। सो कीट्स मीट्स द मिस्टीरियस प्रीस्टेस मोनेटा, हु टेल्स हिम, आर यू अ पोट, देन यू मस्ट सफर, एंड इफ यू सफर ओनली देन पोइट्री विल कम टू यू, ठीक है। सो दिस विजन, पोएटिक आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन मार्क है, द फॉल ऑफ हाइपीरियन। जिस तरह से हाइपीरियन का डाउनफॉल हुआ और उसमें मेच्योरिटी आई, उसी तरह से जो मोनेटा है, यहाँ पे मोनेटा एक कैरेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ये फॉल ऑफ हाइपीरियन में है, ठीक है। इंस्पिरेशन है ये फॉर द पोइट कीट्स, ठीक है। और ये कहती है क्या पोट हो तो सफरिंग होनी चाहिए, ठीक है, आपकी लाइफ में, तभी एक रिच पोइट्री आप प्रोड्यूस कर पाओगे, जिस तरह से हाइपीरियन का डाउनफॉल होके उसने भी चीजें सीखी, ठीक है। तो यहाँ पे एक विजन दिखाया जाता है, इमेजिनेशन है, सफरिंग है, एंड द डिमांड्स ऑफ ट्रू आर्ट। अगर आप सच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो बर्न योर मिडनाइट ऑयल, है ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। नाउ जॉन कीट्स का नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये कुछ लेटर्स इन्होंने लिखे थे, उसमें ये आता है। अब जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो ये है कि
हर चीज़ के पीछे लॉजिक मत ढूंढो। अगर आप चीज़ों के पीछे लॉजिक ढूंढते हो यू विल मिस इट। ज़्यादा तार्किक, ज़्यादा रेशनल मत बनो, है ना, क्योंकि आपको पता है ना गौतमा कैसा था इन क्राई द पिकॉक, उस जैसे मत बनो। तो अगर आप चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हो, एक मूवी है आप उसे एंजॉय करना चाहते हो, तो ऐसा ही करो कि ज़्यादा लॉजिकल मत बनो। सो बेसिकली नेगेटिव कैपेबिलिटी आप अगर आप में है तो ये एक पॉजिटिव क्वालिटी बन जाती है। देखो याद रखना, नेगेटिव कैपेबिलिटी है एक पॉजिटिव क्वालिटी वेयर यू लेट थिंग्स गो। लेट गो वाली क्वालिटी, ठीक है। लेट गो वाली मतलब ज्यादा लॉजिकल बनने की नीड नहीं है। लेट इट बी अ मिस्ट्री, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, उसमें मिस्ट्री रह जाती है, तो आगे बढ़ो, उसके मत चिपके रहो। अब ये तो है नेगेटिव कैपेबिलिटी गिवन बाय कीट्स। और जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ था वो भी आपको समझ आ गया था ना, कि अगर आपको किसी चीज को एंजॉय करना है, आपको पता है वो गलत हो रहा है या फिर वो लॉजिकल नहीं हो रहा है, तो भी अपनी इस बिलीफ को आप सस्पेंड कर देते हो और उसको एंजॉय करते हो। आप अपनी डिसबिलीफ को सस्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो बस ये आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट इट, यू कैन रीड इट, एंड आई होप this was all about Keats. I hope you had fun in the session। और इन सभी राइटर्स की एक डिटेल्ड वीडियो ये रही है, लेकिन आप मेरी बात को मानिए कि यू विल डेफिनेटली आपने रिफाइन किया होगा और एक क्लियरर इमेज आपकी लाइक चीज़ों की बनी होगी, ठीक है। सो दिस वॉज लाइक दिस इज मी शिल्पा एंड आई एम गोइंग टू साइन ऑफ इन द सेशन नाउ। एंड आई होप आपने जो भी पल, जो भी मोमेंट्स इस सेशन में एंजॉय किए हैं, जो मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, है ना, अगर आपको लर्निंग में कुछ मदद मिली है, सो यू शुड सब्सक्राइब विद अस एंड इट्स ऑफ कोर्स फ्री। यू शुड प्रेस द बेल आइकन एंड वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग द UGC NET courses along with the TGT PGT courses for TET exams as well, है ना, all of this. So stay tuned with us. This is Shilpa signing off. Stay fit, stay happy.